Students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 7 में अंत में एक छोटा सा कल मिस्टेक हुआ है और वो हुआ क्या है कि 1/16वें भाग के लिए था वो, तो ये कितना होगा 0.0625 और इसका परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज मात्रा शेष बची प्रतिशत मात्रा बराबर 0.625, तो क्या होगा 6.25। हमने लिख क्या दिया था कल वाला में, ये 0.06 लिखने के बदले 0.625 और एक गलती और किया कि यहाँ पर ये भी लिख दिया। ठीक है, आंसर तो ठीक है लेकिन ये ठीक है, ये तो गलत है। आंसर तो इतना ही है लेकिन हमको लिखना क्या चाहिए था कल, क्योंकि यहीं पर बोर्ड पर ही हम डिवाइड किए थे 1 में 16 से और आया था इतना, लेकिन हम लिखे थे कितना ये वाला। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें सुधार कर लेंगे कि इसमें यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसका 1/16 का इतना आएगा और प्रतिशत में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कल का आंसर इतना लिखे हैं लेकिन कैलकुलेशन गलत किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें लिखना चाहिए था 0.0625 जबकि हम लिखे हैं 0.625 और एक गलती ये, तो इसमें ये तो हो जाएगा 62.5 और हम लिखे हैं ठीक है कितना, तो 6.25। आंसर तो सही लिखे हैं लेकिन आप सुनिए, ऐसा कीजिए आप इसको सुधार लीजिए। ये जो है आपका 1/16 इतना, परसेंटेज मात्रा इतना, तो ये जो है आपका ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें ये न्यूमेरिकल देखो। प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इस 4.6 सेकेंड दिया है, तो दर स्थिरांक के कितना होगा? आपको याद होगा प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर 0.693 बटा में के, इसलिए के बराबर 0.693 और बटा में टी हाफ 0.693 बटा में टी हाफ कितना दिया हुआ है 4.6 सेकेंड। ये जो दिया है 4.6 सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ये जो है मान इसका 0.1507 और ये सेकेंड जो है ये भाग दोगे इसमें तो ये आ जाएगा, यानी दर स्थिरांक जो है आपका कितना होगा ये। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिया था, टी हाफ दिया था, तो दर स्थिरांक पूछ रहा था। इसमें देखो यहाँ पर दर स्थिरांक दिया है तो टी हाफ, चूँकि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए टी हाफ 0.693 बटा में के, तो ये जो है 0.693 और के का मान 7.39 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा भाग दोगे 9.38 10⁻³ और ये हो जाएगा यहाँ पर ये सेकेंड। इसमें कुछ नहीं है, केवल गुणा भाग है एक तरह से, आप इसको गुणा करके ये 10 के पावर ऊपर जाएगा ठीक है, तो +5 हो जाएगा और इसमें भाग दोगे तो इस कैलकुलेट करके ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में, ये याद रखना कि साइंटिफिक नोटेशन में ही आंसर देना है। अब यहाँ पर ये देखो फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया, इसको भी तुम कर सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन में कर लो। एक अंक के बाद 1.507 गुणे 10 के पावर -1 सेकेंड इनवर्स, ये जो है यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में देना मजबूरी नहीं है लेकिन ये जो है ये बढ़िया रहता है। अब देखो यहाँ पर
फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया का 40% पूर्ण होने में 50 मिनट का समय लगता है। 40% पूर्ण का मतलब 40% विघटित, 40% विघटित हो गई, यानी यहाँ पर x बराबर कितना है 40। यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ a कितना होगा जब 40% है x बराबर 40% यानी 40, a कितना होगा 100, इसलिए a माइनस एक्स 100 माइनस 40 बराबर 60। अब देखो ये कह रहा है कि 40% पूर्ण होने में 50 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर t दिया है तुम्हारा कितना 50 मिनट। तब कहता है k निकालिए और 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। दो चीज़ निकालना है हमें, एक तो k निकालना है और एक क्या निकालना है t जो है t 80% में कितना 80% पूर्ण होने में, यानी यहाँ पर x बराबर 80 हो जाएगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20 आएगा। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर k का सूत्र क्या होता है, k बराबर 2.303 बटा में t log a बाई a माइनस एक्स। याद करो यहाँ a नॉट भी हो सकता है और यहाँ a हो जाएगा। अब देखो 2.303 टाइम कितना लगा है 40% पूर्ण होने में 50 मिनट समय लगा है, तो यहाँ पर लिख दो क्या 50 मिनट, और ये लॉग a है, a को कितना मानोगे 100 और a माइनस एक्स हमने यहाँ पर निकाला है कितना 60, ये जो है तो ये 5 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 2.303 और ये 50 मिनट और ये हो जाएगा log 5/3 log a बटा b बराबर 50 मिनट और ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3, क्योंकि log a बटा b बराबर होता है log a माइनस log b। अब जो है ये 2.303 ये है 50 मिनट। अब log 5 का मान जो होता है 0.6990 और log 3 का मान 0.4771। अब इसको घटा लेते हैं, पहले 2.303 बटा में 50 मिनट और ये 10 में से 1 गया कितना 9 में ये बचा, 8 में से 7 गया 1, अब ये हो गया 9 में से 7 गया 2 और ये 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पर ये तुम गुणा करोगे तो k का मान आ जाएगा 0.010216 और ये देखो ये मिनट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। ये तो अभी हमारा रहा k का मान, ये रहा k का मान। अब जो है हमको निकालना है क्या t 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो k का मान निकल गया है। अब देखो समय निकालना है, यहाँ t बराबर 2.303 बटा में k log a बटा, तो ये काम करते हैं पुनः x कितना दिया है पूर्ण होने में 80%, तो ये हो गया 80 और 80% यानी 80 और a बराबर कितना 100, तो यहाँ पर a माइनस एक्स 100 माइनस 80 बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है तुम्हारा t बराबर 2.303 बटा में क्या बटा में k log a बाई a माइनस एक्स
2.303 बटा में के का मान इतना दिया है 0.010216 और ये मिनट इनवर्स और ये हो जाएगा a/a-x। ए कितना है तुम्हारा लॉग है ना, लॉग 100 बटा में a-x कितना होगा 20, 20 पाँचे 100, तो ये हो जाएगा 2.303 0.010216 और ये हो जाएगा log 5। log 5 का मान हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, log 5 का मान 0.6990 और ये जो मिनट इनवर्स था यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट। ठीक है, अब इसको तुम गुणा करके इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 157.58, क्या हो जाएगा ये मिनट। इसको जरा एक बार समझा देते हैं। ये जो है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का 40% भाग पूर्ण होने में 50 मिनट लगता है, तो के निकालना है और 80% पूर्ण होने में टी निकालना है। तो यहाँ पर ये पहला वाला के लिए x बराबर 40, तो a बराबर 100, a-x 100 - 40, t बराबर 50 मिनट, k बराबर इतना, तो k बराबर निकालना है और t 80%। k यहाँ से निकल गया तो k हो गया यहाँ पर k और ये जो है x बराबर 80, a बराबर 100, a-x बराबर 20, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 पाँचे 100। यहाँ log 5 का मान हमने पुट कर दिया है और ये मिनट इनवर्स था, ऊपर गया मिनट हो गया, इसमें गुणा करोगे और इससे भाग दोगे तो 157.58। ये जो है आपका ये कब का टाइम है 80% पूर्ण होने में लगा। कितना समय, जब 40% पूर्ण होने में 50 मिनट लगता है तो 80% पूर्ण होने में इतना मिनट का समय लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट। अगला न्यूमेरिकल है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का टी हाफ 60 मिनट है, तो 120 मिनट के बाद प्रतिकारक की कितनी प्रतिशत मात्रा शेष बची रहेगी या शेष बचेगी। तो यहाँ पर तुम्हारा टी हाफ कितना है, टी हाफ दिया गया है कितना 60 मिनट और टोटल टाइम कितना है 120 मिनट। तो यहाँ पर n की संख्या, n क्या है टी हाफ की संख्या 120 बटा में 60 बराबर 2। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसलिए 2 टी हाफ के बाद शेष बची प्रतिशत मात्रा, सूत्र बताए थे इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। A0 n बराबर कितना है 2 है, तो 2 का पावर n यानी n के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ये पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है 1 बटा और ये 2 का पावर n। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा को या तो 1 मान लिया जाता है या 100, तो ये जो है 1 मान लो और यहाँ पर 2 हाफ लाइफ है, कितना है 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ के बाद शेष बची मात्रा ये जो है आपका कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 के पावर 2 1 बटा 4 यानी 0.25। प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, शेष बची प्रतिशत मात्रा बराबर 100 गुणा में 25 बराबर, ये देखिए यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया का टी हाफ दिया गया है 60 मिनट, तो 120 मिनट के बाद कितनी मात्रा शेष बची रहेगी, तो टी हाफ 60 है तो टोटल टाइम 120। n यानी हाफ लाइफ की संख्या कितनी है 2, n की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहाँ पर 2 हाफ लाइफ के बाद शेष बची मात्रा A0 प्रारंभिक मात्रा है, पढ़ा चुके हैं, और ये 2 के पावर n 1 बटा 4 यानी 25%। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
एक छोटा पहले पढ़ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी सक्रियण ऊर्जा यानी जिस ऊर्जा पर वह प्रतिक्रिया जो है सक्रिय हो जाए, जिस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए। यहाँ पर आप देखो फिगर से हम पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, प्रतिकारक ये रिएक्टेंट है, और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट है। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, प्रोडक्ट है। तो ये जो है ये प्रतिक्रिया की ऊर्जा है प्रतिकारक की। अब यहाँ पर ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो है प्रतिक्रिया का। अब ये जो है आपका यहाँ पर रिएक्शन। अब देखो ये जो है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक मिनिमम एनर्जी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि वो टकरा करके क्या करें, आपस में संयोग करें, और उसी के फलस्वरूप, टकराने के फलस्वरूप ही वो क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तब जाके प्रतिफल बनेगा। यानी प्रतिकारक के अणुओं में जो मिनिमम ऊर्जा होती है जिससे कि वे एक दूसरे से कोलाइड कर सकें, टकरा सकें, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या हो, प्रतिक्रिया संपन्न हो, उसको कहते हैं, उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। यहाँ पर ये जो है प्रतिकारक, ये यहाँ पर अब देखो ये जो है ये आपका ये एनर्जी बैरियर है। क्या है, एनर्जी बैरियर। तो ये लड़ने के लिए आपस में यहाँ पर क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम हिंदी में देहली ऊर्जा बोलते हैं, देहली ऊर्जा। अब ये जो है एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, इसको हम, ये जो ऊर्जा है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। और यहीं पर रिएक्टेंट के अणु जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो ये टकरा करके एक्टिवेट हुई, तो यहाँ पर एक ऊर्जा जो है, यहाँ से एक ऊर्जा, ये देखिएगा कि रिएक्टेंट्स की जो ऊर्जा का अंतर था, यानी वह ऊर्जा, वह मिनिमम अतिरिक्त ऊर्जा जिसके कारण प्रतिकारक के अणु एक दूसरे से एक्टिवेट होते हैं और आपस में टकरा करके पहले एक्टिवेट होंगे और तब जा करके प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो यहाँ A+B है तो यहाँ पर C+D बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसकी ऊर्जा यहाँ गई और ये जो है, तो इन दोनों की ऊर्जा में अंतर है। कितना अंतर है, ये देखो, ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। यानी ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा मुक्त होगी। तो इस ऊर्जा को वह मिनिमम ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकारक के अणु एक दूसरे से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी एक्टिवेट होते हैं और तब जाकर के प्रतिफल बनाते हैं, इस ऊर्जा को कहते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। यानी सक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या है, यानी प्रतिकारक के अणुओं की ऊर्जा जब थ्रेशोल्ड एनर्जी को, यानी जब एनर्जी बैरियर के बराबर हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है, तो उस ऊर्जा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और उसको सूचित करते हैं किससे, EA से, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर EA बराबर
ई ए बराबर क्या होगा, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई ए बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से जब प्रतिकारक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप यहाँ पर एक रिएक्शन के माध्यम से समझो, 2NO2 ये रिएक्शन है फास्ट, 2CO प्लस O2 2CO2, और ये रिएक्शन है स्लो। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये फास्ट क्यों है और ये स्लो क्यों है, यह देखिए ध्यान से, जिसकी अगर कोई थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के एक्टिवेट हो गई तो वो ऊर्जा हो गई, वो रिएक्शन फास्टर होगा क्योंकि उसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। सपोज कीजिए आपको कोई बाइक खरीदना है और वो 50,000 का मिल रहा है, 50,000 का मिल रहा है, आपके पास 48,000 है, तो आप 2,000 किसी से भी लेकर के तत्काल आप उसी समय अपना बाइक का शौक पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपया है, यानी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्या चाहिए, अधिक चाहिए, और यहाँ पर 50 में 48, 2,000 की कमी है, यानी यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। आप उसी दिन, जिस दिन आपका मूड किया उसी दिन किसी से 2,000 मांग करके आप एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि कम है तो आपको कोई दे सकता है, दोस्त मित्र कोई भी दे सकता है, तो आप तत्काल जो है उसी समय आप खरीद लेंगे। तो ये रिएक्शन फास्ट है, इसका मतलब है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, न्यून है, लो है, और ये स्लो है, इसका मतलब है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अधिक है, हाई है। इसको 30,000 रुपया है, इसके लिए और 20,000 की जरूरत होगी, 20,000 की जरूरत है, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत अधिक है, कौन देगा 20,000 रुपया। तो ये जो है आपका, ये रिएक्शन स्लो है और ये फास्ट है। यानी एक चीज याद रखना कि जिस प्रतिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अधिक होगी, वो प्रतिक्रिया फास्ट होगी। और जिस प्रतिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगी यानी एनर्जी गैप अधिक होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन स्लो होगा, वो रिएक्शन धीरे चलेगा। तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, वही है रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया की दर पर ताप की निर्भरता। ये जो है इसी को हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस के अनुसार जो है ये कहते हैं कि अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया की दर बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा तो प्रतिक्रिया की दर बढ़ेगी। ये ध्यान रखिए, कहते हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि के साथ अगर ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो प्रतिक्रिया की दर दुगनी बढ़ जाती है, प्रतिक्रिया की दर दुगनी बढ़ जाती है। यहाँ पर यानी ये जो है आपका ताप गुणांक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक जो है, मान लो तुम्हारा टेम्परेचर है T1, अगर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हो तो ये जो है N, तो N का जो मान है, N का मान 2 से अधिक और 3 से कम होता है। ये याद रखिए, ताप की जो निर्भरता है, अगर आप किसी प्रतिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तो उसकी दर दोगुनी बढ़ जाएगी। जैसे अगर मान लो 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया तो प्रतिक्रिया दुगनी हो गई। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 2 के पावर 2 हो गई। अगर 30 से अगर 40 डिग्री
कर दिए तो 2 के पावर 3 हो गया। अगर 40 से 50 कर दिया तो 2 का पावर 4 हो गया। यानी ये जो है प्रत्येक 10 डिग्री पर, प्रत्येक ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ साथ जो है प्रतिक्रिया की दर क्या होती है, दुगनी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आर्हेनियस समीकरण में जो है ये, सबसे पहले ये जानिए कि ताप में 10 डिग्री वृद्धि होगी तो कितना गुणांक बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना। ताप गुणांक अगर n है T1 बाई, अगर T1 तुम्हारा टेम्परेचर है, ध्यान रखो, अगर तुम्हारा टेम्परेचर T1 है, T1 को अगर कोई ताप नहीं दिया है तो हम इसको मानेंगे कितना, 25 डिग्री, यानी 298 केल्विन। तो इसको क्या होगा, ये T1 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 बराबर क्या, 35 डिग्री, यानी कितना, 308 केल्विन। ये याद रखना, अगर ताप नहीं दिया है तो हम T1 को मान लेंगे 25 डिग्री, तो ये जो है T1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 35। यानी अगर कोई ताप दिया है, मान लो दिया है 40, T1 बराबर 40, तो T1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 बराबर 50। लेकिन अगर ताप नहीं दिया है तो हम T1 को लेंगे कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब जो है यहां पर आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया अपने इसी दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव के लिए। उन्होंने एक समीकरण दिया k बराबर a e टू दी पावर माइनस ई ए बटा में RT। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ये देखिए आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें आपका k क्या है, k आपको, k से आप परिचित हैं, दर स्थिरांक है, और a क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसके पहले का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। और ई ए को तुम जानते हो, ई ए अभी पढ़ाए हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, आर है तुम्हारा गैस स्थिरांक, और टी क्या है, टी जो है परम ताप, ये जो है तुम्हारा ये परम ताप है। यहाँ पर आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया जिसको कि हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। इसमें जो है आपका ये क्या है, के दर स्थिरांक है, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल, ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये ए को छोड़ करके ए इनसे पहले है, इसी को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल, घातांक से पूर्व का फैक्टर, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए सक्रियण ऊर्जा, और आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, इसमें ताप है। अब देखो यहाँ पर ई ए एवं एक को जो है इसको बोला जाता है आर्हेनियस पैरामीटर, आर्हेनियस पैरामीटर्स। और ये जो है माइनस ई ए बटा आर टी को, माइनस ई ए बटा आर टी को हम बोलते हैं वोल्टेजमैन स्थिरांक, वोल्टेजमैन कांस्टेंट, माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, तो ये जो है पहले एक काम करो, ये जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो समीकरण था के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा में आर टी, इसको तुम एक मान लो। समीकरण एक के दोनों ओर
लॉग लेने पर, ठीक है, बताए हैं लॉग बराबर आपको, ये अभी हम फिलहाल ये वाला लेके चलेंगे। लॉग लेने पर क्या होगा, ये देखो एल एन के हो जाएगा और एल एन ये ए और ये हो जाएगा ई ए बटा में आर टी, इसको तुम 2 मान लो। अब देखो अगर ताप T1 है, यदि ताप T1 हो तो दर स्थिरांक बराबर K1 और ताप बराबर T2 हो तो दर स्थिरांक बराबर क्या, K2। तो यहाँ ये जो है log K1 बराबर ये log A माइनस ई ए बटा में RT1, ये हो जाएगा समीकरण 3। और एवं log K2 बराबर log A माइनस ई ए बटा में RT2, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब जो है यहाँ यह इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है यहाँ पर इसमें हमने log लिया दोनों ओर, तो log A माइनस ई ए बटा में RT, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अगर ताप T1 हो तो दर स्थिरांक K1, ताप T2 हो दर स्थिरांक K2। K1 बराबर log A माइनस ई ए बटा RT1, log K2 बराबर log A माइनस ई ए बटा, अब देखो यहाँ पर समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा log K2 माइनस log K1 बराबर क्या होगा, log K2 माइनस K1। 4 में से 3 समीकरण घटाना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं log A माइनस ई ए बटा में RT2 और ये माइनस घटाना है 4 में से 3, तो ये क्या हो जाएगा ये जो है log क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए बटा में RT2। ध्यान से देखना यहाँ ये जो है इसमें ये देखो ये बाहर निकलेगा तो माइनस होगा और ये निकलेगा तो प्लस होगा, यानी LA माइनस EA बटा में RT2 और ये log A, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस से भेंट होगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस EA बटा में RT2। तो ये जो है log K2 माइनस log K1, ये देखो ये माइनस और ये प्लस कटेगा तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, log K2 माइनस log K1 बराबर, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, पहले इसको लिखते हैं EA बटा में RT2 माइनस EA बटा में RT1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, तो EA बटा में R, तो ये बच जाएगा 1/T2, ये बच जाएगा 1/, और यहाँ log A माइनस B बराबर क्या होता है, log A बटा में log A की जगह K2, B की जगह K1 है। अब देखो ये जो है तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया log, ठीक है। अब तुम log को इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा क्या, K2 बटा में K1 बराबर, ये log अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, EA बटा में 2.303 log, और ये हो जाएगा R, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है, बता चुके हैं कि यहाँ ln को जब log में बदलोगे तो 2.303 और ये होता है log। तो ये देखो ये हो गया
अब इसको हटा देते हैं। ये देखो ये है तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 T2। ये T2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा, ठीक है। और अगर यहाँ पर तुम इसको लॉग को यहाँ यही रहने दो, एक काम करते हैं, रुको, ये जो है इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं और क्लियर रहेगा। ये जो है इसको तोड़ो तो 2.303 और ये लॉग होगा। अब जो है यहाँ पर अभी केवल r रहने दो, ठीक है। जब ये r जो है, अब यहाँ पर देखो, अब ये लॉग, अब लॉग ले लो, K2 बटा में K1 बराबर क्या होगा EA। इसको नीचे लाओ 2.303 को, और ये क्या हो जाएगा, ये r है, ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 और ये T1 T2। ये तुम्हारा, ये देखो यही है क्या आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखो अगर तुम चाहोगे तो लॉग K1 बटा K2 भी कर सकते हो, तो क्या होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा। यहाँ पर T2 है ना, तो T2 T1 माइनस T2, तो ये जो है अब यहाँ पर क्या होगा, ये T1 T2 और ये T1 माइनस T2 था, अब हो जाएगा ये देखो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आर्हेनियस इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन भी, वेंट ऑफ इक्वेशन भी इसको कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आसान भी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लॉग K2 बाई K1 बराबर क्या बताएं EA और 2.303 R T2 माइनस T1 और ये T1 T2। ये तुमको दिया है T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 कितना है 25 डिग्री C, यानी 273 प्लस 25 बराबर 298 केल्विन। T2 बराबर 35 डिग्री C, 273 प्लस 35 308 केल्विन। अब देखो यहाँ पर जरा K2 बाई K1 भी निकाल लो। K2 बाई K1 कितना है, K2 बाई यानी ताप गुणांक कितना दिया है, क्या दिया है ताप, ये जो है यानी ये जो है K2 बाई ताप गुणांक K2 बाई K1 कितना गुना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है। ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर तुम इसका मान रखो तो ये क्या हो जाएगा log 2 बराबर, ये तो निकालना है 2.303 और R का मान होता है गैस कांस्टेंट 314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। और ये जो है यहाँ देखो ये है तुम्हारा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 10, T1 कितना हो जाएगा 298 और ये कितना हो जाएगा 308। log 2 का मान होता है 0.3010। तो ये हो गया EA 2.303 8.314 298 308। तो EA बराबर हो जाएगा, EA बराबर ये सब गुणा में हो जाएगा कितना 0.3010 गुणा में 2.303 गुणा में 8.314
गुणा में 298 गुणा में 308 बटा में ये हो जाएगा आपका कितना 10। ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 52.31 किलो जूल। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दो कि ये जो है तुम्हारा ताप गुणांक दिया है। ये जो है ताप गुणांक का मतलब है कि प्रतिक्रिया की जो दर है वो दुगनी बढ़ती है। ये ध्यान रखिए, ये मत समझिएगा कि ये T2/T1 है, ये K2/K1 है। और T1 कितना है तुम्हारा 298, T2 308। डिफरेंस क्या होगा T2 माइनस T1 10, T1 गुणे T2 298 गुणे 308। R के जगह नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। R बराबर होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, और एनर्जी हमने क्या निकाल दिया किलो जूल में निकाल दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट था, आज वो समाप्त हुआ केमिकल काइनेटिक्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले केमिकल काइनेटिक्स के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। और एक बात और, YouTube के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मेरा सारा वीडियो एक साथ रखा हुआ है उस पर। ठीक है, तो आप जो है एक साथ YouTube में जो है सही वीडियो एक साथ भी रखे हुए हैं ऑल करके, और चैप्टर वाइज भी है। जैसे मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स में आपका 8 पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 वीडियो था, तो उसमें आपका क्या तीनों वीडियो एक साथ मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि टोटल वीडियो, तो उसके लिए आप ऑल में जाइए, प्लेलिस्ट के ऑल में आपको सारा वीडियो 1 बाय 1 करके मिलते जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सब जो है इसका जो भी आप YouTube देखें, मेरा वीडियो देखें, तो उसमें आप नोट्स उसका बनाते चलें, तभी इस वीडियो का फ़ायदा होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी। इसलिए अभी ही नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन का अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक रहेगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बनाते चलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज के गाँव में रहते हैं वहाँ तक भी, चूँकि पढ़ाई तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बंद है, तो आप जो है इतना शेयर करें कि दूर दराज के गांव तक भी पहुंच जाए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक में जितने आपके ग्रुप्स हैं उन सब में आपको जो है वहाँ पर जो है आप डायल कीजिए, वहाँ ये शेयर कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है, तो ठीक है, हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए।